भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अध्ययन करेंगे। भारत में हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जो उसका जागरण हो चुका था, जनता जो उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप अब जनता जो है क्या चाहती थी, अब ब्रिटिश सरकार जो उसको भारत से बाहर निकालना चाहती थी। इसके साथ ही उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार जो है उनका विरोध करना चाहती थी। इसीलिए अब वो एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहती थी जो कि ब्रिटिश सरकार को उनके अधिकारों के प्रति, उनके जो जिन चीज़ों की उनकी आवश्यकता है, उन सब चीज़ों के प्रति उनको जागरूक कर सके और उनको उनके अधिकार, भारतीय जो उनको उनके अधिकार दिला सके। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं जो उनका निर्माण हो चुका था, जो कि कुछ तो सामाजिक संस्थाएं थी, कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, लेकिन ये इतना जोरदार विरोध नहीं कर पाई जितना कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता जो उसकी मांग के लिए कार्य कर पाई थी। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके अलावा बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसके अलावा पूना एसोसिएशन, इसके अलावा आपके इंडियन लीग एसोसिएशन। तो इस प्रकार से इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इस तरह से यानी कि बहुत सारी छोटी बड़ी संस्थाएं थी जो कि कांग्रेस से पूर्व या कांग्रेस से पहले भी भारत में कार्य कर रही थी। लेकिन आज हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि उसकी स्थापना और उसकी पृष्ठभूमि जो किस प्रकार की रही थी। कि कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रीय जागरण जो उसका सबसे ज्यादा महत्व रहा है और 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और अब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था जो है उसकी आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा कि वो राष्ट्रीय संस्था जो है हमारे राजनीतिक अधिकार जो हमें प्राप्त करवा सके। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और 28 से 23 दिसंबर 1883 में कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में इस संस्था के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की एक पृष्ठभूमि बन गए। 1884 ईस्वी में कलकत्ता में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जहां इकट्ठे हुए भारतीय नेताओं ने एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन को ठोस आधार पर संगठित करने पर बल दिया और 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना हुई और इसी वर्ष मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो उसकी भी स्थापना हुई, जहां इकट्ठे हुए भारतीय नेताओं ने एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन को ठोस आधार और संगठित करने पर बल दिया। 1884 ईस्वी में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना हुई और इसी वर्ष मद्रास में महाजन सभा की भी स्थापना हुई। जनवरी 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, परंतु इन सभी संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अपने अपने प्रांतों तक ही सीमित था और दिसंबर 1884 ईस्वी में अडियार नगर में थियोसॉफिकल सोसाइटी में वार्षिक अधिवेशन के दौरान 17 व्यक्ति जो कि देश के विभिन्न भागों से आए थे दीवान बहादुर रघुनाथ राव में के निवास स्थान पर इकट्ठे हुए और इस बैठक में एक देशव्यापी संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था की स्थापना हुई और उधर इंडियन एसोसिएशन ने 25 से 27 दिसंबर को अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने जोरदार तैयारियां भी शुरू कर दी और इसी समय ह्यूम और उसके मित्रों ने इंडियन नेशनल यूनियन की तरफ से बंबई में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का निश्चय कर लिया और इसी दिन को 25 यानी कि इसी डेट को 25 दिसंबर रखी गई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन को इस बात के लिए पहले से कोई जानकारी नहीं थी और जब निर्धारित तिथि से कुछ दिन पहले उन्हें इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन को रद्द करने और बंबई में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसमें इनकार कर दिया। लिहाजा होम वगैरह ने अपने सम्मेलन का नाम और सम्मेलन की तिथि दोनों में ही चेंज कर दिया और उसका नया नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और अधिवेशन की जो डेट थी उसको भी 28 से 30 दिसंबर 1885 फिक्स कर दी गई। दूसरी बात आती है एओ ह्यूम का कांग्रेस की स्थापना में योगदान, कि आखिर एओ ह्यूम जो है उसने कांग्रेस जो उसकी स्थापना में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था। अखिल भारतीय स्थापना संस्था बनाने का विचार अनेक भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में आया था और इस प्रकार के विचार भी प्रकट किए गए, परंतु इस दिशा में उठाए गए कदमों को कभी भी व्यवहारिक रूप प्रदान करने का समय नहीं मिला या श्रेय नहीं दिया गया और इसका श्रेय अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर एओ ह्यूम जो उसी को दिया जाता है। इसीलिए ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता जो है वो भी कहा जाता है। ह्यूम लंबे समय तक भारत के सरकार जो थी उसके सचिव रह चुके थे और 1879 ईस्वी में पद से हट जाने
जाने के बाद भी 1882 ईस्वी तक वे बहुत ही जिम्मेदार सरकारी पदों पर कार्य करते रहे और बाद में वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो उठे और उनके मन में एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की धुन सवार हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में दो विचार जो प्रचलित है। पहला ये कि ह्यूम सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए देशव्यापी संस्था की योजना पर विचार करने लगे और उन्होंने इस प्रश्न पर तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन से विचार विमर्श भी किया। ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने उन्हें इस संस्था का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी सुझाव दिया था। अर्थात डफरिन ने ह्यूम के विचारों को राजनीतिक दिशा प्रदान की थी और डफरिन ने कहा भारत में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो कि इंग्लैंड में विरोधी दल की भांति कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में क्या क्या कमियां हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ने भी यही लिखा है कि ह्यूम का विचार था कि भारत के प्रमुख व्यक्ति वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर सामाजिक विषय जो उसके ऊपर चर्चा किया करें और वे नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि मद्रास, कलकत्ता और बंबई में पहले से ही राजनीतिक संस्थाएं जो बन चुकी थी। और दूसरी बात यह भी थी कि सरकारी पद पर रहते हुए ह्यूम ने गुप्त सरकारी रिपोर्टें देखी थी और उससे यह पता चलता है कि भारतवासियों का बढ़ता हुआ असंतोष किसी भी समय राष्ट्रीय विद्रोह जो उसका रूप धारण कर सकता है और इसका स्वरूप 1857 के विप्लव से भी अधिक भयानक होने की आशंका थी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ब्रिटिश शासकों ने हस्तक्षेप करना जरूरी समझा और हस्तक्षेप कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। और 1884 के अंत में ह्यूम बंबई गए और महाराष्ट्र और मद्रास के भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में मार्च 1885 में एक राष्ट्रीय संगठन की योजना तैयार की और उनकी इच्छा तो बंबई के गवर्नर को इस संगठन का अध्यक्ष बनाने की थी, परंतु लॉर्ड डफरिन ने कहा कि गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में लोग अपने विचार जो स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वो लोग डरते हैं। और इससे पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गया था और वहां उसने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, ब्राइस आदि से भी विचार विमर्श किया था। इंग्लैंड से वापस आकर ह्यूम ने नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा और मई 1885 में ह्यूम की ओर से पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसमें दिसंबर के एंड में देश के सभी भागों में प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई और इस परिपत्र में इस सभा के दो उद्देश्य बताए गए। राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय। इसके अलावा दूसरी बात थी कि इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं और उनकी चर्चा और निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और इसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग 72 प्रतिनिधि जो थे उन्होंने भाग लिया था, जिसमें बैरिस्टर थे, सॉलिसिटर थे, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, समाचार पत्रों के संपादक, मालिक, निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, स्कूल के प्राध्यापक, धार्मिक गुरु और सुधारक सभी शामिल रहे थे। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वी राघवाचार्य, एस सुब्रमण्यम, दिनेश वाचा, इसके अलावा काशीनाथ तेलंग आदि भी मुख्य रहे थे और ये सम्मेलन अत्यधिक ही सफल रहा और भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस जो उसका इस प्रकार से जन्म हुआ, जिसका नेतृत्व में 62 वर्ष तक भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। तो इस प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो उसकी पृष्ठभूमि रही थी। दूसरी बात आती कांग्रेस के लक्ष्य कि कांग्रेस की स्थापना होगी। अब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है कि सारे भारतवर्ष में देश हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना कांग्रेस का लक्ष्य रहा था। दूसरी बात आती कि व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा देशवासियों के प्रेम में जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म, प्रांतीयता की संकीर्णता भावनाओं का नाश करना तथा राष्ट्रीय एकता की जन भावना का विकास करना, जिनकी उत्पत्ति सर पे लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तीसरी बात आती है कि पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक संस्थाओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रमाणिक संग्रह तैयार करना। चौथी बात थी उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीने में राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करेंगे। और कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए, जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। पहले प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच करने के लिए रॉयल कमीशन नियुक्त करने तथा दूसरे प्रस्ताव में केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित
भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई और अन्य प्रस्ताव में सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षाओं को साथ साथ कराने और आयात करों में वृद्धि करने आदि की मांग की गई। और इन प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से विचार विमर्श नहीं हो रहा हो। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं के अधिवेशनों में इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव भी पारित किए गए और अधिवेशन की समाप्ति पर ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगाए। इस प्रकार से कांग्रेस जो उसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य रहे थे। नेक्स्ट बात आती कि कांग्रेस की स्थापना आखिर किस उद्देश्य से की गई थी, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना था या फिर वाकई में भारतीय जनता जो उसके लिए एक राजनीतिक संस्था जो उसका निर्माण करना था जो कि उनके राजनीतिक अधिकारों की मांग कर सके। तो इसी बात पर अब हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई। एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी द्वारा कांग्रेस की स्थापना में सबसे ज्यादा रुचि लेने की बात ने शुरू से ही कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य जो उसको विवाद का विषय बना दिया। अधिकांश विद्वान और नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। अयोध्या सिंह ने भी कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था। परिस्थितियों का तकाजा था कि वे कृषि क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध का रास्ता अपनाए और जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने अपनाया था, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ही ब्रिटिश शासकों ने हस्तक्षेप करना निहायत जरूरी समझा और हस्तक्षेप कर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक इसकी जरूरत समझते थे और यह राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभाविक विकास का नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का परिणाम था। इसके परिणाम कुछ विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ही नहीं की गई। यहाँ पर दो बातें कही गई कि साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी या फिर साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु है जिनमें अब देखते हैं कि कांग्रेस जो उसकी स्थापना जो थी वो साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी।